तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज की इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। साथियों, उत्तर प्रदेश में आज एक बड़ा फैसला आया है और वो फैसला आप सब जान चुके होंगे कि कुछ दिनों पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा विज्ञप्ति संख्या 51 की परीक्षाएं आयोजित हुई थी और उसमें शुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा न होने की वजह से विद्यार्थियों ने आरोप लगाए और आंदोलन किए। अंतोगत्वा परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। आज उसका फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है, उसकी परीक्षा भी करवाई जाएगी। अब ऐसे में यूपी टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी टेट जैसे भर्ती परीक्षाएं आयोग को करवानी है। तो ये कक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगी, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण भी होगी और मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। तो दोनों दृष्टिकोणों से परीक्षा क्लास महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। उपन्यास में हम लोग जो है 2 भाग पढ़ चुके थे, दोनों भाग आपने अच्छे से समझ लिया था। आज इसका ये अगला भाग है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज उपन्यास पे। उपन्यास किसे कहते हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये जो भी सारी बातें थी उस पर हम लोगों ने अभी जो 2 कक्षाएं हम लोगों ने की है उसमें पूरी चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। आज की जो चर्चा है उसी के आगे से है और आज हम सब भारतेंदु युग में ही जिस उपन्यास विधा की शुरुआत हो रही है वहीं से शुरुआत करेंगे, यानी प्रेमचंद युग के पहले पूर्व प्रेमचंद युग। पूर्व प्रेमचंद युग में जो जो रचनाकार हुए हैं उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट। पूर्व प्रेमचंद युग के प्रमुख उपन्यासकार, यानी प्रेमचंद से पहले के जो उपन्यासकार हैं जिसमें बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट का समय 1844 से 1914, इनका समय है और इन्होंने नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा और 100 अजान एक सुजान एक सुजान ये नामक 3 ग्रंथ लिखे। पहला ग्रंथ इनका 1886 में, अठारह सौ छियासी में। रहस्य कथा इनका दूसरा ग्रंथ है 1879 में और 100 अजान एक सुजान जो ग्रंथ है वो 1892 का है। तो 3 ही ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं उपन्यास में। ठीक है, ये बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, अब इनके 3 ही उपन्यास सामाजिक श्रेणी के हैं। तीनों उपन्यास सामाजिक श्रेणी के हैं। सामाजिक श्रेणी के हैं। अब इसमें जो सबसे चर्चित इनका उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, इसका जो पात्र है वह भी पूछ लिया जाता है, तो पात्र के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी में विनय
डाकुओं का हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन करवाता है। तो ये जो पात्र है, कई बार इसका पात्र ही पूछ लिया जाता है कि नूतन ब्रह्मचारी का पात्र कौन है। अब यहां 100 अजान एक सुजान का जो है, इसमें सत्संग के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। इसमें भी हृदय परिवर्तन हो जाता है, जो उसकी बुरी आदतें हैं, एक सेठ था, उसकी बुरी आदतें छूट जाती हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है इनके, और जो पहला उपन्यास है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ा जाए। दूसरे जो रचनाकार हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह है। अब देखिए, हम रचनाओं को याद भी करते हुए चलते हैं। देखिए कैसे याद करना होता है, क्योंकि अभी तो दो दो तीन तीन उपन्यास लिखे हैं, इसके बाद 10 उपन्यास, 15 उपन्यास, 20 उपन्यास एक ही रचनाकार ने लिखा है। ऐसे में हमें याद करना काफी कठिन हो जाता है। तो हम क्या करें, हमें क्या करना है कि रचनाकार के नाम से ही कोई ऐसी ट्रिक बनानी है जो रचना से सीधे कनेक्ट हो जाए। यानी रचनाकार के नाम से जो चीजें यहां पर सीधे कनेक्ट हो जाएंगी, वो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी करेंगी। अब जैसे यहां पर आया है नूतन ब्रह्मचारी। अब यहां पर देखिए, नूतन ब्रह्मचारी कौन होगा? जो बालक होगा, बालक होगा यानी बालकृष्ण होगा। तो बालकृष्ण कौन हो जाएंगे? नूतन ब्रह्मचारी हो जाएंगे। तो यहां पर बाल से नूतन जोड़ लेंगे, नूतन ब्रह्मचारी बालक होगा, तो ये आसानी से याद रहेगा, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। रहस्य कथा बालकृष्ण। देखिए, जो बालक होता है उसके अंदर बहुत सारे रहस्य जानने की चीजें मन में भरी होती हैं। 100 अजान एक सुजान, ठीक है, 100 अजान एक सुजान, इसको कैसे याद रखेंगे? बालक क्या है? वो अजान देने जाता है, ठीक है, बालक भी अजान देने जाता है, लेकिन वो 100 अजान देकर आता है, लेकिन सुजान उसको भा जाती है, सुजान उसको अच्छी लग जाती है। तो यानी 100 अजान के बराबर वो सुजान को महत्व देता है, क्योंकि बालक है, उसकी उम्र है ऐसी। तो इस तरह से हम तीन रचनाओं को याद रखेंगे, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान, तीनों उपन्यास सामाजिक श्रेणी के अंतर आते हैं। अब बात करते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह की। 1857 से 1899, 1857 से 1899 है, और इन्होंने लिखा श्यामा स्वप्न 1885 में। श्यामा स्वप्न 1885 में। इसमें ब्राह्मण कुमारी श्यामा एवं क्षत्रिय राजकुमार श्याम सुंदर के स्वच्छंद प्रेम का चित्रण है। तो ब्राह्मण कुमारी श्यामा, ब्राह्मण कुमारी श्यामा और क्षत्रिय राजकुमार क्षत्रिय राजकुमार। अब यहां एक चीज याद रखना है कि उस दौर में भी इंटरकास्ट प्रेम होता था, और प्रेम का मतलब यह है कि वो किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो ब्राह्मण कुमारी श्यामा और क्षत्रिय राजकुमार श्याम सुंदर की प्रेम कथा है ये, ठीक है। ठाकुर जगमोहन सिंह
श्यामा स्वप्न। अब इसे कैसे याद रखेंगे? रचना बहुत आसान है, इसको याद भी रखना उसी तरह से आसान है। तो हमें याद रखना है कि ठाकुर जाग गए। कब जागे? जब श्यामा उनके स्वप्न में आई। ठाकुर जाग गए, जगमोहन जाग गए। कब जागे? जब श्यामा उनके स्वप्न में आ गई। यानी ठाकुर जगमोहन सिंह, श्यामा स्वप्न कब का है? 1885। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहता लज्जाराम शर्मा। मेहता लज्जाराम शर्मा 1863 से 1931। 1863 से 1931 तक का समय है। अब इन्होंने क्या लिखा है? धूत रसिकलाल, धूर्त रसिकलाल। और ये रचना कब की है? 1890 की है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, ये है 1899 ईस्वी की। बिगड़े का सुधार या सती सुखदेवी, या बिगड़े का सुधार या सती सुखदेवी 1907 ईस्वी। आदर्श हिंदू, आदर्श हिंदू 1914 की रचना है। आदर्श दंपति, आदर्श दंपति 1904 की रचना है। अब इन रचनाओं को कैसे याद रखें? देखिए, बहुत ज्यादा डेट याद करने के लिए प्रेशर नहीं लेना है। जिन उपन्यासों की डेट याद करनी होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब यहां देखिए जो उपन्यास है धूर्त रसिकलाल, मेहता लज्जाराम शर्मा। अब इसको भी हम कनेक्ट करके याद रखेंगे। किससे? लज्जाराम से। अब देखिए, लज्जा किसको आएगी, किसको लज्जा नहीं आएगी? जो धूर्त लोग हैं उनको लज्जा नहीं आती है। धूर्त लोगों को लज्जा नहीं आती है। तो मेहता लज्जाराम शर्मा, लज्जा से हम किसको जोड़ लेंगे? धूर्त रसिकलाल। स्वतंत्र मां परतंत्र लक्ष्मी, तो यहां देखिए मेहता लज्जाराम शर्मा, तो यहां क्या है कि स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी। अब रमा अगर स्वतंत्र है तो उनको, अब देखिए किसी को स्वतंत्रता अगर प्राप्त करनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा? अपनी लज्जा त्यागना पड़ेगा और लोगों के सामने आके अपनी बात को रखना पड़ेगा। तो कैसे याद रखेंगे? लज्जा स्वतंत्र रमा, स्वतंत्रता लज्जा, स्वतंत्रता लज्जा से जोड़ के याद रखेंगे। बिगड़े का सुधार या सती सुख देवी, तो लज्जा यहां पर भी याद रखेंगे कि अगर जो लज्जा जिसने खो दिया है उस बिगड़े का सुधार भी हो सकता है। जिसने लज्जा खो दिया उसके बिगड़े का सुधार भी हो सकता है। आदर्श हिंदू, आदर्श हिंदू जो होते हैं वो क्या करते हैं? लज्जा करते हैं। आदर्श हिंदू क्या करते हैं? लज्जा करते हैं। और आदर्श दंपति वो भी क्या करते हैं? लज्जा करते हैं। आजकल तो आधुनिकता का एक ट्रेंड ही चल गया है, चला है ना। मतलब आप जिस तरीके से जितनी भी विभत्सता हो सके कर दीजिए, और लोग उसको क्या कहते हैं? रोमांटिज्म कहते हैं।
अब रोमांटिसिज्म का यही मतलब है कि आप कहीं पर भी खुलेआम किसी भी तरीके से जो भी कर सके करिए, और उसको क्या कहेंगे कि आप रोमांटिक हैं। तो आदर्श दंपत्ति क्या करते हैं, वो लज्जा करते हैं। ठीक है, आदर्श जो हिंदू है वो क्या होते हैं, लज्जा करते हैं। इस तरह से याद रखेंगे। अब ये जो उपन्यास है आदर्श हिंदू, इसकी शैली क्या है, तो आत्म कथात्मक शैली है। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, किस शैली में लिखा गया उपन्यास है, तो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। और हिंदू जीवन शैली को इसमें दिखाया गया है, और यह एक आप बीती से प्रभावित है और सामाजिक यथार्थों और आदर्शों को दिखाने वाला उपन्यास है। ठीक है, चलिए। इसमें प्रियनाथ और प्रियंवदा दो पात्र हैं। प्रियनाथ और प्रियंवदा, तो ये दोनों पात्र भी महत्वपूर्ण है। तो जिन उपन्यासों के पात्र महत्वपूर्ण हैं वह भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए अगले उपन्यासकार पे चलते हैं। अगला उपन्यासकार है राधा कृष्ण दास। कौन है, राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास 1865 से 1907, 1865 से 1907, राधा कृष्णदास 1865 से 1907 ईस्वी में। अब इन्होंने जो लिखा है उसका नाम क्या है, निस्सहाय हिंदू। अब मैं आपको फिर से याद करा दूं कि जो आदर्श हिंदू होते हैं वो कैसे होते हैं, लज्जा वाले होते हैं। आदर्श हिंदू कैसे होते हैं, वो लज्जा वाले होते हैं, ऐसा ही है। और निसहाय हिंदू कौन है, निसहाय हिंदू हैं राधा कृष्ण के दास। तो जो राधा और कृष्ण के दास हैं वो निसहाय हिंदू हैं। और आदर्श हिंदू कौन है, उनको लज्जा होती है। तो आदर्श हिंदुओं को लज्जा होती है, और अगर कोई हिंदू निसहाय हो जाएगा, कहेगा यार कोई सहायता करने वाला नहीं है मेरा, तो कहां जाएगा वो, तो वो फिर राधा और कृष्ण का दास बन जाएगा, उसके शरण में जाएगा। तो निसहाय है यानी वो राधा और कृष्ण के शरण में जाएगा। निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास। ठीक है, आदर्श हिंदू लज्जा करता है, लज्जा राम मेहता। इस तरीके से इसको जोड़ के हमें याद रखना है। ये रचना की डेट भी पूछी जा सकती है। तो 1890 ईस्वी में गोवध की समस्या पर आधारित उपन्यास है गोवध की समस्या, हिंदुओं की निरीह स्थिति एवं मुसलमानों की कट्टरता को दिखाया गया है। ये वर्ण विषय के दृष्टिकोण से भी निसहाय हिंदू जो उपन्यास है वो काफी महत्वपूर्ण है। अब निस्सहाय क्यों है, क्योंकि गायों की हत्या हो रही है। अब गायों की हत्या हो रही है तो कहां जाएंगे, राधा और कृष्ण के शरण में जाएंगे, राधा कृष्ण दास बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबू देवकी नंदन
खत्री। भाई हम और आप क्या सोचते हैं, हम और आप क्या सोचते हैं कि बाबू शब्द हम ही आप प्रयोग में ला रहे हैं? तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई ठीक है, बाबू नया शब्द है, आधुनिक है, तो अपने पति को, प्रेमी को, पत्नी को हम बाबू शब्द कह के नवाजते हैं, बाबू बाबू। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले नाम में टाइटल के रूप में भी बाबू शब्द का प्रयोग किया जाता था। यहां एक शब्द आ रहा है क्या? बाबू देवकी नंदन खत्री। इनके नाम में ही बाबू लगा हुआ है, सत्यवादी नहीं है। 1861 से 1913। ईस्वी तक इनका समय है। ये हिंदी में तिलस्मी, अय्यारी, उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। अब यहां पर यह भी देखना होगा, तिलस्म जो है किस भाषा का शब्द है? तो यह अरबी भाषा का शब्द है। तिलस्म। और ये जो शब्द है, इंद्रजाल, माया और अलौकिक अद्भुत स्थान, माया या कोई अलौकिक स्थान, इसका तात्पर्य होता है। अब यहां एक शब्द आया है अयारी शब्द। अयारी शब्द भी पूछा जाता है। तो अयारी का मतलब होता है धूर्तता, छल कपट, धूर्तता, छल या कपट। अयारी जो शब्द है, यह किस भाषा का शब्द है? यह भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो अयारी शब्द भी आपकी अरबी भाषा का है। यह भी अरबी भाषा का शब्द है। अब देखिए मजेदार बात कि ये जो बाबू साहब हैं, इनको जो नौकरी मिली वो कहां मिली थी? बिंद क्षेत्र में। और बिंद क्षेत्र के जो जंगल है, उन जंगलों में इनको काम करने का मौका मिला गवर्नमेंट जॉब में। तो उन जंगलों में रहते हुए इनके मन में इस तरह की रचना को लिखने का, यानी इस रचना में, जैसे चंद्रकांता रचना है, तो चंद्रकांता रचना के जो सभी जगह है, सब वास्तविक जगहों का नाम है। कोई भी झूठी जगह नहीं है, कोई काल्पनिक जगह नहीं है, सभी जगह वास्तविक है। पात्र और घटनाएं जो है वह इनकी क्या है? काल्पनिक है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना को
पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। यानी उन लोगों ने भी हिंदी पढ़ना सीखा जिनको हिंदी नहीं आती थी। अब इनकी जो रचना है वो रचना कौन सी है? चंद्रकांता। इनका उपन्यास चंद्रकांता 1881 में लिखा जाता है और इसके अलावा दूसरा उपन्यास नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1995, चंद्रकांता संतति। यानी पहली जो रचना थी चंद्रकांता, उसकी इतनी ज्यादा ख्याति फैल गई कि लोगों की मांग आने लगी कि भाई अब मुझे दूसरा पार्ट इसका बताइए, आगे चंद्रकांता का क्या हुआ, उनके बच्चों का क्या हुआ, विवाह हुआ कि नहीं हुआ। तो लोगों में इतनी उत्कंठा आ गई इस कथा को लेकर कि उसके चलते इन्होंने चंद्रकांता के परिवार की आगे की घटना को इसमें चंद्रकांता संतति में लिखा। ये 1896 में आती है, 24 भाग में है। 1896 से 1905, 1896 से 1905 और ये कुल 24 भाग में आती है। यानी बहुत बड़ी रचना हो जाती है ये। ठीक है। इसके अलावा कुसुम कुमारी 1899, एक रचना इनकी और चर्चित है, गुप्त गोदान। गुप्त गोदान 1906, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, भयानक खून 1905, कटोरे भर खून 1895, भूतनाथ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 21 भागों में आता है। इसका प्रथम 15 भाग देवकी नंदन खत्री,
एवं अंतिम 6 भाग इनके पुत्र ने लिखा था। एवं अंतिम 6 भाग इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री, के द्वारा लिखा गया। यानी अंतिम वाला जो भाग था वह इनके पुत्र के द्वारा पूरा गया। भूतनाथ कितने भागों में है? 21 भागों में है, यह भी आपसे पूछा जाता है। अब एक चीज यहां यह भी पूछा जाएगा कि भाई जो चंद्रकांता रचना है इसके पात्रों के नाम भी पूछे जाएंगे, तो देख लेते हैं। चंद्रकांता के पात्र कौन कौन से पात्र हैं? चंद्रकांता, विजयगढ़ के शासक की पुत्री है, चंद्रकांता विजयगढ़ के शासक की पुत्री है। पहला। नौगढ़ का राजकुमार नौगढ़ का राजकुमार, विजयगढ़ का मंत्री, और ये इसके प्रमुख 3 पात्र हैं। इसके अलावा आप लोगों ने भी ये जरूर देखा होगा चंद्रकांता। तो एक समय ऐसा था कि हम लोग चोरी से चंद्रकांता देखने जाते थे। क्यों देखने जाते थे? क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग होता था इसका कथानक कि उसमें मन लगा रहता था कि आज क्या हुआ होगा इसमें। अब ये विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ की जो राजकुमार है वीरेंद्र विक्रम सिंह, इनका नाम याद रखना है, वीरेंद्र विक्रम सिंह। ये इसके मुख्य पात्र हैं। और क्रूर सिंह चपला, क्रूर सिंह चपला, ये सब कौन है? अय्यार हैं, जो समय समय पर अपना रूप बदल लेते हैं। इसी तरीके से तेज सिंह भी है। तेज सिंह भी क्या है? एक अय्यार है। ठीक है। क्रूर सिंह का नाम बार बार आता है, जो यक्रूर करता रहता है। और इसमें एक शिवदत्त आता है। शिवदत्त जो है वह राजा का शत्रु होता है। ठीक है। तो ये इसका जो कथानक है वो आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कई बार। ये धारावाहिक के रूप में आया भी और इसकी बहुत ज्यादा लोकप्रियता रही। एक उपन्यास के तौर पे तो इसकी रही ही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में जो और भी रचनाकार हैं इस दौर की, इसमें भूतनाथ भी है। भूतनाथ के विषय में उतना हमें जानकारी नहीं रखनी है।
चलिए, अब आगे बात करेंगे हम और भी रचनाकारों की, जिसमें किशोरीलाल गोस्वामी की बात करेंगे। किशोरीलाल गोस्वामी 1865 से 1932 ईस्वी तक इनका समय है। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं रचनाएं इनकी हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। वह हृदय हारिणी व आदर्श रमणी 1890 में हिंदुस्तान पत्रिका में एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुई। यानी जैसे हम कोई एपिसोड देखते हैं, कोई टेलीविजन पे, टीवी पे हम क्या देखते हैं, एपिसोड देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, तो ठीक वैसे ही पत्रिका में एक धारावाहिक के रूप में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से करके इसका जो है वो प्रसारण किया गया था, निकाला गया था। 1904 में पुस्तकाकार रूप में प्रकाशन होता है। यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। क्लियर है? तो यहां पूछा भी जा सकता है कि भाई हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास ये माना जाता है। इसके अलावा भी इन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। अपने उपन्यासों का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने उपन्यास पत्रिका निकाली। ठीक है, ये उपन्यास पत्रिका के विषय में भी सवाल पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, इनकी रचनाएं देखते हैं, कैसे याद रखेंगे। लवंग लता, इनका नाम था क्या, किशोरीलाल गोस्वामी। तो हमें याद कैसे रखना है, किशोरीलाल से इनका नाम किशोरी याद रखना है, यानी किशोरियां लवंग लता ज्यादा पसंद करती हैं। ट्रिक क्या हुआ, किशोरियां लवंग लता ज्यादा पसंद करती हैं। ताराबाई या छात्र कुल कामिनी, ताराबाई या छात्र कुल कमलिनी, ताराबीबाई कौन हो सकती है, वो किशोरी हो सकती है। ताराबाई भी कौन है, किशोरी है। डेट याद करने की जरूरत नहीं है। कनक कुसुम या मस्तानी, कनक कुसुम या मस्तानी 1903 में। इसके बाद सुल्तान रजिया बेगम या रंग महल में हलाल, रजिया बेगम या रंग महल में, रंग महल में हलाहल 1904। इसके बाद मल्लिका देवी या बंग सरोजिनी, देवी या बंग सरोजिनी 1905। लीलावती या आदर्श सती, या आदर्श सती 1901। सातवां प्राणिनी परिणय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रणयिनी परिणय 1907 में आता है ये भी। प्रेममयी 1907 में। राजकुमारी 1907 में। एक औरत के साथ खून 1916। पन्नाबाई 1909। लखनऊ की कब्र या शाही महल शरा, लखनऊ की कब्र या शाही महल शरा। तिलस्मी शीश महल, ये महत्वपूर्ण है। तो जो महत्वपूर्ण है उसमें टिक लगाते जाइएगा। ये महत्वपूर्ण है तिलस्मी शीश महल। और उसके बाद
सुख सरवरी, सुख सरवरी, त्रिवेणी व सौभाग्यश्री, त्रिवेणी व सौभाग्यश्री। जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है अंगूठी का नगीना। अब देखिए, किशोरियों को अंगूठी का नगीना पहनना बड़ा पसंद है और किशोरियों को लौंगलता खाना भी पसंद है। तो अंगूठी का नगीना ऐसे याद रख लेंगे। पुनर्जन्म या सौतिया डाह, पुनर्जन्म या सौतिया सौतिया डाह, माधवी माधव और मदन मोहिनी, माधवी माधव, माधव व मदन मोहिनी, ठीक है। तो ये इनकी कुल रचनाएं हैं। अब इन्होंने रचनाएं ज्यादा लिखी है और जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी हम लोगों ने आपको बता दिया। इसी में एक और नाम आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब इन्होंने जो उपन्यास लिखा अधखिला फूल महत्वपूर्ण है। अधखिला फूल 1907। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ 1809। ये दो रचनाएं हैं जो इनकी काफी महत्वपूर्ण है। सॉरी 1899। दो रचनाएं जो महत्वपूर्ण है। अधखिला फूल कई बार पूछा गया है और ठेठ हिंदी का ठाठ भी पूछा गया है और ये है अयोध्या। ठीक है। अब यहां ठेठ हिंदी का जो ठाठ है इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। ये उपन्यास जो है लिखा 1907 में गया लेकिन प्रकाशित 1926 में हुआ था। इसका जो मुख्य विषय वस्तु है वह अधखिला फूल, मतलब कोई ऐसा फूल है जो आधा खिला है। तो गाना भी है। गाना कौन सा है? मैं तो कच्ची कली हूं कचनार थोड़ा सा खिल जाने दे। यानी अभी उसकी अवस्था पूर्ण नहीं हुई है, विकसित नहीं हुई है। तो यहां पर भी अधखिला फूल के माध्यम से भी उन्होंने अनमेल विवाह, अनमेल विवाह की समस्या को दर्शाया है। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं दूसरा जो उनका उपन्यास है। उल्टा हो गया। ठेठ हिंदी का ठाठ का था ये। हाँ, ठेठ हिंदी का ठाठ में क्या किया गया? पहला उपन्यास है
इसमें अनमेल विवाह की समस्याओं को बताया गया है। अब आता है अधखिला फूल। अधखिला फूल जो है अधखिला फूल, तो अधखिला फूल है, इसका मतलब क्या होगा कि स्वाभाविक रूप से विवाह पहले हो गया होगा जब वो अल्प विकसित है। तो बाल विवाह के बाद बाल विवाह के बाद एक बालिका के जीवन संघर्ष को बताया गया है। तो ये दोनों उपन्यास भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक नाबालिग लड़की की कहानी है जिसका पति गायब हो जाता है और पिता सन्यासी बन जाता है। गांव का एक अमीर जमींदार उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः सच्चाई सामने आती है और लड़की अपने परिवार से मिलती है और एक जमींदार का हृदय परिवर्तन भी इसमें दिखाया गया है। इनके उपन्यासों की एक खास बात है कि अपने पाठकों को भावुक कर देते हैं। यानी अगर एक बात इनके उपन्यास की सबसे खास निकाली जाए तो यहां लिखेंगे ये अपने पाठकों को भावुक कर देते हैं। ठीक है, अभी 10:10 पर आप सबकी क्लास होगी टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो वहां पर जरूर रहिएगा। ब्रजनंदन सहाय ब्रजनंदन सहाय सौंदर्योपासक 1912, राधाकांत 1918। अब ये जो सौंदर्योपासक उपन्यास ये भी काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। अब ये जो उपन्यास है, इसके अलावा इन्होंने राजेंद्र मालती और लालचीन राजेंद्र मालती और लालचीन जैसे भी उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। सौंदर्योपासक की जो कथा है सौंदर्योपासक में साली से असफल प्रेम की कहानी है। साली से असफल प्रेम की कहानी है और अंत में साली की मृत्यु भी हो जाती है। सौंदर्योपासक में प्रेम, वियोग और त्रासदी, इसका जो नायक है वो अपने साली के सौंदर्य से बहुत प्रभावित हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से लालचीन भी है। ये कुलीन परिवार के उत्थान और पतन की कहानी है और इसमें पुनर्जन्म
मूड को भी दिखाया गया है। राधाकांत इनका जो उपन्यास है, इसमें कहानी जो मिलती है राधाकांत की, गजानंदन सहाय ने इस उपन्यास में प्रेम विवाह की समस्याओं को दिखाया है। प्रेम विवाह की समस्या, राधाकांत इसमें एक आदर्श युवा है, उच्च आदर्शों वाला है। प्रेम संबंध और उसके चरित्र के विकास को दिखाया गया है। आंतरिक द्वंद्व और समाज के बीच संतुलन को दिखाने का प्रयास इसमें किया गया है। जिस समय तिलस्मी और अयारी उपन्यास लिखे जा रहे थे, उस दौर में सामाजिक यथार्थ दिखाने वाला एक उपन्यास था ये, सामाजिक यथार्थ का उपन्यास है। तो आज की क्लास यहीं तक साथियों, कल आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हिंदी के लिए जुड़ना चाहते हैं, बीपीएससी टीयर 4 DSSB टीजीटी के लिए जुड़ना चाहते हैं, या फिर एल्टीग्रेड इमारस केवीएस एनवीएस मेंस के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। नंबर है 9628 95 92 37। ये ऑफर केवल 10 जनवरी तक वैलिड है, तो 10 जनवरी तक आप चाहें तो हमसे जुड़कर प्रवेश ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल सॉल्व करते हैं।